नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत बेहतर होंगे। दोस्तों, अभी जो रिसेंटली एनडीए का एग्जाम हुआ है 2025 का पहला एग्जाम, उसकी क्वेश्चन एनालिसिस की आप लोगों के कई सारी वीडियो पे मैंने कमेंट देखे थे। फिर मुझे लगा क्यों ना एक एनालिसिस वीडियो तैयार किया जाए। अभी आज का जो हमारा सेशन है इसमें लगभग 21 के आसपास क्वेश्चंस हैं जिनको हम विद एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये जो सेशन होगा आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। बिना किसी देरी के मैं सीधे मुद्दे की बात पर आता हूं। पहला क्वेश्चन है, फॉर एसिड रेन टू ऑकर द पीएच ऑफ रेन वाटर शुड बी लेस देन। यानी कि जो अम्लीय वर्षा है, अम्लीय वर्षा होने के लिए जो पीएच वैल्यू है ये लगभग कितनी होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है ना, मतलब एक रिपीटेड क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 5.6। अगर आपसे पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा किसकी वजह से होती है, तो तब आपका आंसर होगा द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, द ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक रेनफॉल के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, चलिए जी अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, देखेंगे ध्यान से। अगर हम बात करेंगे इसमें, कंसीडर द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। यहां पे कह रहे हैं निम्नलिखित देशांतर लॉन्गिट्यूड और अक्षांश रेखाओं पर विचार कीजिए। यहां पर आपको नाम दे रखे हैं, प्राइम मेरिडियन जो कि लॉन्गिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि लैटिट्यूड है, इक्वेटर जो कि लैटिट्यूड है। अब आपसे कह रहा है कि ग्रेट सर्कल कौन सा होगा। देखो, प्रायोरिटी के बेस पर अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर ये तो है ही है, कंफर्म है, ग्रेट सर्कल होगा ही होगा। लेकिन कई सारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो इस बात को वहां पे आपको साफ साफ लिखा हुआ मिल जाएगा कि जितने भी मेरिडियन है उनको ग्रेट सर्कल माना जाता है, प्राइम मेरिडियन को भी ग्रेट सर्कल माना जाता है। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी 1 और 3 करेक्ट है, करेक्ट आंसर आप इसका सी लगाओगे। आगे कह रहा है कि इनमें नीचे दिए गए खनिजों का भूपर्पर्टी में उनकी विद्यमानता के संदर्भ में सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर लगाना है आपको, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। सबसे पहले वो लिखना है जो सबसे कम है, उसके बाद में वो लिखना है जो सबसे ज्यादा है। पायरोक्सिन की अगर हम बात करेंगे तो 10% से लेकर के लगभग 10 to 20% के बीच में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो लास्ट में आएगा तीसरा वाला। ठीक है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में माइका सबसे कम देखने को मिलेगा हमें। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 213, यानी कि सी करेक्ट आंसर होगा। आगे कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज आर द अप्लाइड फोर्स इन मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस। बेसिकली वेदरिंग का मतलब होता है जो चट्टानें होती हैं उनका डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन होना, यानी कि चट्टानों का अपने ही स्थान पर पहले उनका विघटन होना फिर उनका अपघटन होना। वेदरिंग में जब टाइप की हम बात करेंगे तो सबसे पहले मैकेनिकल या फिर फिजिकल वेदरिंग होती है, उसके बाद में केमिकल वेदरिंग होती है, और तीसरा होता है फिर बायोलॉजिकल वेदरिंग। अगर हम फिजिकल वेदरिंग की बात करेंगे तो कोई भी चट्टान किसकी वजह से टूट सकती है, उसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स का होना जरूरी है। आगे बात समझ में, एक्सपेंशन फोर्स होगा, यानी जब चट्टान का एक्सपेंशन होगा तब उसके टूटने के चांसेस रहेंगे। जल के दाब के कारण बल जो लगेगा उसके कारण भी चट्टान टूट सकती है। ये तीनों ही फोर्स जो है काम करते हैं। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कोल्ड ओशियन करंट। निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय धारा है। अलास्का करंट की अगर हम बात करेंगे तो यहां ऑप्शन में जो दे रहा है ये एक वार्म ओशियन करंट है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है ये भी एक वार्म ओशियन करंट है। अगर हम बात करेंगे पश्चिमी पवन अपवाह, अगर हम देखेंगे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन वाले रीजन में, तो वहां पर यह सबसे बड़ी जलधारा है जो कि ठंडी जलधारा मानी जाती है, और ये पवनों के प्रवाह के कारण ऐसे यूं वहां पर प्रोड्यूस हो रही होती है। तो ये वाली तो कोल्ड करंट है, जबकि ऊपर की दोनों वार्म है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, केवल और केवल 3। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अयनांत यानी कि समर सॉलिस्टिस, यानी जब सूर्य हमारा कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो ऐसी स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और यह घटना होती है 21 जून वाले दिन। तो यह कह रहा है कि 21 जून को कौन सा पॉइंट ऐसा होगा जहां पर सनरेज मिनिमम एंगल बना रही होंगी। करेक्ट आंसर आप इसका आर्कटिक ओशियन लगाएंगे। कोरियलिस फोर्स के बारे में पूछ रहा है कि कोरियलिस बल दाब प्रवणता बल के लंबवत कार्य करता है। बिल्कुल करेक्ट बात है भाई। कोरियलिस नाम के वैज्ञानिक ने हमें यह बताया था कि जब विंड ब्लो कर रही होती है, जब हवाएं चल रही होती हैं, तो उनका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं।
आगे बात समझ में। फेरल ने हमें यह बताया कि नदर्न हेमिस्फीयर में उनका जो डायरेक्शन होगा वो डिफ्लेक्शन डायरेक्शन होगा, वो राइट साइड होगा, वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन डायरेक्शन जो होता है वो लेफ्ट साइड होता है। आगे इसमें कह रहा है कि विषुवत वृत्त पर कोरियलिस बल शून्य होता है और पवन समदाब रेखाओं के लंबवत बहती हैं। बिल्कुल सही बात है, इक्वेटर पर 0 होता है और जैसे इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो वैल्यू देखने को मिलती है वो पोलर रीजन में देखने को मिलती है। यानी इसके ए और सी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। यहां पर बात कर रहा है स्लीट के बारे में, पूछ रहा है स्लीट इज फ्रोजन रेन ड्रॉप एंड रीफ्रोजन मेल्टेड स्नो वाटर। इसको एक बार ना समझना थोड़ा सा। यहां पे कह रहा है कि ऊपर की तरफ से क्या होता है, यहां पे प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होती है। आगे बात समझ में। और प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होने पर होता क्या, यहां पर ये आपको दिख रहा है एक वार्म एयर है। आगे बात समझ में। यहां हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना, ऊपर कोल्ड एयर, यहां पे वार्म एयर, यानी ऊपर से स्नो पार्टिकल आए, यहां आने के बाद मेल्ट हो गए और फिर नीचे कोल्ड एयर है, वो फिर से क्या हो गए, फ्रीज हो गए। लिखा हुआ स्नो मेल्ट्स एंड रीफ्रीज बिफोर रीचिंग द सरफेस। बात क्लियर है। तो पहला जो स्टेटमेंट दे रहा है इसमें कि जो स्लीट है वो फ्रोजन रेन ड्रॉप्स हैं एंड रीफ्रोजन मेल्टेड स्नो वाटर, बिल्कुल सही बात है। दूसरे वाले को बहुत ध्यान से सुनना। इट ऑकर्स व्हेन अ लेयर ऑफ एयर विद द टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, ओवरलाइज अ वार्म लेयर नियर द ग्राउंड सरफेस। अब यहां ध्यान से सुनना, यह कह रहा है कि ये वाली जो लेयर है लो टेम्परेचर की, लो टेम्परेचर की लेयर जो है वो ओवरलाई कर रही है किस पर, ध्यान से सुनना, वार्म लेयर के ऊपर। ये उल्टा बोल रहा है यहां पे। जबकि आप ये देखो इस वाले डायग्राम में जब आप देखोगे तो यहां पे कह रहा है कि बीच में तो यानी कि ग्राउंड सरफेस के पास में तो कोल्ड एयर होगी, जब भी तो सरफेस पर पहुंचने से पहले वो जम जाएगा। अब नीचे सरफेस के पास में अगर वार्म लेयर होगी, है ना, तो ऐसी कंडीशन में ये गलत हो जाएगा एक बार। इट ऑकर व्हेन अ लेयर ऑफ एयर विद द टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ओवरलाइज अ वार्म लेयर, है ना, ओवरलाइज अ वार्म लेयर नियर द ग्राउंड। ये स्टेटमेंट मेरे हिसाब से इनकरेक्ट है। तो आप इसका जो करेक्ट आंसर लगाओगे ना वो केवल 1 लगाओगे। इसका जो करेक्ट आंसर लगाओगे केवल और केवल 1 लगाओगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, देखो ध्यान से। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज नॉट एक्सपीरियंस्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। कोस्टल साउथ अफ्रीका, इन सब में पाया जाएगा केवल और केवल साउथ अर्जेंटीना में। यहां पर ड्राई टाइप की क्लाइमेट देखने को मिलेगी, नॉर्वे का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। मैंने आपको जब क्लासेस में पढ़ाया होगा तब भी बताया होगा कि ईस्टर्न घाट की प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है जिंदागढ़ा, जो कि लोकेटेड है कहां पर, अराकू वैली के पास में, आंध्र प्रदेश में। लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी क्या बताती है कि महेंद्रगिरी भी अपने आप में सबसे ऊंची चोटी एक टाइम पर रही है पूर्वी घाट की, और ये लोकेटेड कहां पर है, आपका आंसर होगा ओडिशा में। टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया नोन एज सोलास। साउथ इंडिया में जो सोला फॉरेस्ट हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट, उनको क्या कहा जाता है, उन्हें सोला फॉरेस्ट कहा जाता है, ठीक है जी। और इन सोला फॉरेस्ट के पाए जाने की संभावना कहां पर है, अन्नामलाई, नीलगिरी, पालिनी, तीनों ही जगह पाए जाने की संभावना है, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के जंक्शन वाला रीजन है। आगे कह रहा है यहां पे खान मंत्रालय भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य देश में तांबे के प्रमुख उत्पादक हैं। तांबे के प्रमुख उत्पादक जो हैं उनमें नाम आता है राजस्थान और मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश पहले नंबर पर और राजस्थान जो है वो दूसरे नंबर पर है। आगे बात समझ में। यहां पर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जो कॉपर माइन है वो है मलंज खंड के नाम से है, जो हमारे भारत की सबसे बड़ी माइन मानी जाती है। वहीं खेतड़ी नाम से राजस्थान में माइन है। Which one of the following is not a major oil field located in गुजरात। अंकलेश्वर कहां पर है, गुजरात में है ना। कोशाम्बा कहां है, गुजरात में है। महसाना कहां है, ये भी गुजरात में है। मोरान की अगर हम बात करेंगे तो ये लोकेटेड है कहां पर, तो आपका आंसर होगा असम में। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूराज्य अभिलेखों के अनुसार किसी भूमि को कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि इसे कितने वर्षों से अधिक के लिए परती रखा गया हो। करेक्ट आंसर इसका 5 वर्ष हो जाएगा। एग्रीकल्चर का है ये, लैंड रेवेन्यू सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वाणिज्यिक फसल में शामिल नहीं किया गया है। इनमें से कॉमर्शियल फसल कौन सी नहीं है। देखो
कॉटन कॉमर्शियल है, जूट भी कॉमर्शियल है, शुगर केन भी कॉमर्शियल है, लेकिन कॉफी की अगर हम बात करेंगे तो ये बेसिकली प्लांटेशन क्रॉप्स के अंतर्गत इसको रखा जाता है, और ये अभी क्या नाम है, कैश क्रॉप के अंतर सॉरी कॉमर्शियल फार्मिंग के अंतर्गत नहीं रखा गया इसको। आगे कह रहा है इसमें कि इट वॉज, यहां पे आयरन एंड स्टील प्लांट के बारे में आपको बताना है, इट वॉज सेटअप इन 1964 विद द हेल्प ऑफ रसिया कोलोबरेशन। 1964 में आपको याद आ रहा होगा बोकारो जो था ये रसिया के कोलेबोरेशन से इसको स्थापित किया गया था, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसका सीधा सीधा बोकारो हो जाएगा। एन ऑफशोर टर्मिनल एट बादीनगर हैज बीन डेवलप्ड टू रिड्यूस प्रेशर फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर पोर्ट इन इंडिया। कांडला पोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये गुजरात में लोकेटेड है, और इसका अभी जो नया नाम है वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। ये पोर्ट हमने विकसित किया था तब जब कराची पोर्ट पार्टीशन के टाइम पर पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था। और आप लोगों ने एक वर्ड और सुना होगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिस क्षेत्र में भारत में लागू की गई वो पहला यही पोर्ट है। ओके, एज पर द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, which one of the following Himalaya state has the highest percentage of its geographical area under forest? यहां पर आपको यह बताना है कि कौन सा स्टेट ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा वन देखने को मिल रहे हैं। तो याद रखना, पहले सबसे पहले नंबर पे जो अरुणाचल प्रदेश दे रखा है, नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है ये, यही करेक्ट आंसर होगा। आगे बात समझ में, चलिए जी। यहां पे कह रहा है एल वेव के बारे में, ध्यान से सुनना, दे फॉलो द अर्थ सर्कमफ्रेंस, वे पृथ्वी की परिधि का अनुगमन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। दे ट्रेवल एट मोर और लेस एट अ कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट पे तो नहीं चलते हैं, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो इसका करेक्ट आंसर केवल एक होगा। जब ज्वालामुखी राख बहते हुए पानी द्वारा बहकर अवसादी परत के रूप में निक्षेपित हो जाती है, तब निम्नलिखित में से क्या बनता है? वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन से वॉल्केनिक एश प्रोड्यूस हुई, और जब वो बहते हुए पानी के साथ जाकर के जब डिपॉजिट होगी तो उससे जो फॉर्मेशन होता है वो टफ आकृति का फॉर्मेशन होता है, जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको टफ बोला जाता है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर? भाई कंडेंसेशन होता क्या है? जो वाटर वेपर होता है उसका फर्दर वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना ही कंडेंसेशन कहलाता है। कंडेंसेशन जब होगा तब लेटेंट हीट रिलीज होगी, और कंडेंसेशन कब होगा? कंडेंसेशन तब होगा जब, ध्यान से सुनना, तब होगा जब टेम्परेचर रिड्यूस हो। एक वर्ड सुना होगा आपने, सैचुरेशन ऑफ द एयर, यानी कि जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है, तब जिस टेम्परेचर पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है उसे क्या कहा जाता है? ड्यू पॉइंट कहा जाएगा, और इस कंडीशन को एयर को सैचुरेशन कहा जाएगा। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो एयर का जो वॉल्यूम होगा वो भी कहीं ना कहीं, एयर का वॉल्यूम जो होगा वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को क्या नाम है, अफेक्ट करेगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंडेंसेशन को कर देगी। ह्यूमिडिटी होनी ही चाहिए, टेम्परेचर होना ही चाहिए, तो करेक्ट आंसर इसका डी लगा सकते हो आप, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये थे कुछ क्वेश्चंस जिनमें मैंने अपना पूरा एफर्ट लगा करके एक्यूरेट आप लोगों को आंसर प्रोवाइड कराने की पूरी पूरी कोशिश की है। और दोस्तों आप लगातार मेहनत करते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो, इस बार नहीं तो अगली बार। मतलब मेरा कहने का ये कि अगर आपने एक्चुअल में बहुत बेहतर तरीके से मेहनत किया तो आपको ऊपर वाला फल जरूर देगा। तो आप आगे मुलाकात करेंगे हम नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।